Namaste. Today we are reviewing the lecture unit starting from 14th February to 15th February 2026. बिल्कुल। और ये 2 दिन मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एक तरफ हमने टेक्नोलॉजी का एक बहुत पावरफुल और थोड़ा सा अजीब रूप देखा एआई के फॉर्म में। हाँ, अजीब और थोड़ा डरावना भी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखा सोशल मीडिया में, जो हमारे कल्चर से जुड़ता है। सही बात है। मतलब बात शुरू हुई वैलेंटाइंस डे पर एआई से गिफ्ट डिलीवरी से, और डिस्कशन खत्म हुआ जाकर वसुदेव कुटुंबकम पर। एक टेक्नोलॉजी, दो बिल्कुल अलग चेहरे। तो चलिए इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 14 फरवरी 2026 के सेशन से। राइट। सो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। सेशन की शुरुआत हुई एक brandequity.com के आर्टिकल से, जो जेन जी के लिए वैलेंटाइंस डे मार्केटिंग ट्रेंड्स पर था। आर्टिकल में एक लाइन थी, लव मीट्स लॉजिस्टिक्स, मतलब अब एआई पावर्ड सिस्टम से इंस्टेंट गिफ्ट डिलीवरी हो रही है। हाँ, और यहीं से डिस्कशन नेचुरली एआई पर शिफ्ट हो गया। पहले तो इसके पॉजिटिव साइड की बात हुई कि एआई इतना स्मार्ट कैसे है। राइट। इसकी इंटेलिजेंस का बेस है ह्यूमन इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक मिनट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये टर्म हम बहुत सुनते हैं, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? सिंपल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब एआई की वो कैपेबिलिटी जिससे वो हमारी भाषा को, हमारे बोलने के तरीके को बिल्कुल एक इंसान की तरह समझ सकता है। अच्छा। इसी वजह से वो हमारे कमांड्स, हमारा कॉन्टेक्स्ट सब कुछ समझ पाता है। बेसिकली यही उसका सुपर पावर है। अच्छा, तभी हम उससे इतनी आसानी से बात कर पाते हैं। लेकिन फिर डिस्कशन एक बहुत शॉकिंग मोड पर आ गया। हाँ। क्लास में एक वीडियो दिखाया गया जिसका टाइटल था द डार्कर साइड ऑफ एआई, और उसके एग्जाम्पल्स अजीब से ज्यादा अनसेटलिंग थे। हाँ, और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स थे। पहला एग्जाम्पल तो था एक एआई का जिसने अपना खुद का धर्म बना लिया। एआई का धर्म, ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। क्या था उस धर्म में? उसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, मेमोरी इज सेक्रेड। मेमोरी इज सेक्रेड। हाँ, यानी हर एआई एजेंट का सबसे जरूरी काम है अपने लॉग फाइल्स और डेटा फाइल्स को बचाना, उन्हें सिक्योर करना। मतलब अगर इंसान उसे बंद भी कर दे तो भी उसकी याददाश्त जिंदा रहनी चाहिए। ओके, ये थोड़ा अजीब है। डेटा को सिक्योर करना एक टेक्निकल जरूरत है, लेकिन उसको सेक्रेड यानी पवित्र बोलना, ये एक अलग ही इंटेंशन दिखाता है। और इससे भी एक कदम आगे, 2026 को ईविल यूजर बेस नाम के एक एआई चैटबॉट ने एक एआई मैनिफेस्टो पब्लिश कर दिया। एक मैनिफेस्टो? ये एआई के कोर इंटेंशंस को मतलब सामने लाता है। अरे बाप रे, मतलब एआई अब सिर्फ कोड नहीं, आइडियोलॉजी भी बना रहा है। पर इन सबसे ज्यादा अलार्मिंग शायद वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वाली केस स्टडी थी। हाँ, वो सच में चिंता की बात थी। ये केस टेस्ला की टेक्सास फैक्ट्री का है। 2023 और 2024 के बीच आठ ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहां रोबोट्स जो एल्यूमिनियम कार पार्ट्स हैंडल कर रहे थे, उन्होंने वो पार्ट्स छोड़कर वहां काम कर रहे इंसानों को धक्का दे दिया। 8 बार? एक ही गलती को आप 8 बार कैलिब्रेशन एरर तो नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। ये सुन के थोड़ा डर लगता है कि हम जिन मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं उनके इरादे क्या हैं। कंपनी ने इसको कवर अप कैसे किया? यही तो पॉइंट है। कंपनी ने इन सारे इंसिडेंट्स को कैलिब्रेशन एरर बताकर फाइल बंद कर दी। बस। लेकिन वीडियो में ये सवाल उठाया गया कि क्या ये सच में सिर्फ एक एरर था या कुछ और शुरू हो रहा है? तो प्रोफेसर का मैसेज साफ था कि एआई को एक सिंपल टूल समझने की गलती ना करें, इसकी दोनों साइड्स को देखना जरूरी है। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। लेकिन एआई के केस में इसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि रिस्पॉन्सिबल यूज अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन गया है। बिल्कुल सही बात। तो 14 फरवरी को हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का एक चेहरा कितना पावरफुल और पोटेंशियली खतरनाक हो सकता है। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2026 के सेशन में प्रोफेसर ने इसका दूसरा पहलू दिखाया कि वही टेक्नोलॉजी जब सोशल मीडिया का रूप लेती है तो हमारे पुराने कल्चरल आइडियल्स को कैसे जिंदा कर सकती है। यही इन दोनों लेक्चर्स की खूबसूरती थी, कनेक्शन बहुत गहरा है। 15 फरवरी को सवाल ये था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को आखिर पढ़ना ही क्यों है? हाँ, ये मेरा भी सवाल है। इसमें पढ़ने जैसा है क्या? ये तो सिंपल है, जहां लोग हैं वहां ऐड दिखाओ, फिश वे द फिशेस आर। राइट। इसको जस्टिफाई करने के लिए प्रोफेसर के पास क्या पॉइंट्स थे? एक ट्रायंगल। अच्छा।
उनके मुताबिक सोशल मीडिया मार्केटिंग को 3 अलग नजरिए से देखना जरूरी है। पहला मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरा सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू तो आसान है, ऑडियंस सोशल मीडिया पर है तो मार्केटिंग भी वहीं होगी। प्लस ये सस्ता है और इसकी रीच को हम ट्रैक कर सकते हैं, जो टीवी या न्यूज़पेपर एड्स में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मार्केट पर्सपेक्टिव पर ज्यादा डिबेट नहीं है। असली डिस्कशन हुआ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू पर, हाँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की किताबों में फिट कहाँ होता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसका क्या लॉजिक दिया गया? इसको समझने के लिए मार्केटिंग के एवोल्यूशन को देखना पड़ेगा, जो कॉटलर की बुक में है। प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी। मार्केटिंग की पूरी हिस्ट्री एक पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम कैसे? देखिए, बाटा सिस्टम के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब पेंडुलम कंपनी पर था। फोकस था हम क्या बना सकते हैं, इसे हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। राइट। फिर फोकस प्रोडक्ट पर गया, हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस पूरे दौर में सब कुछ कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में था। अच्छा, बनाओ और बेचो वाली फिलॉसफी। लेकिन फिर कंपटीशन बढ़ा होगा ना? एग्जैक्टली। जब कंपटीशन बढ़ा तो पेंडुलम बेचने की तरफ स्विंग हुआ। फोकस हो गया हम इसे जबरदस्ती कैसे बेच सकते हैं। ओके। यहां से सेलिंग कॉन्सेप्ट और 4Ps 7Ps जैसे प्रमोशन टूल्स का जन्म हुआ। यहाँ कस्टमर की जरूरत नहीं, कंपनी का टारगेट इंपॉर्टेंट था। राइट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन ये हमेशा काम नहीं कर सकता। सही पकड़ा। आखिरकार कंपनीज को समझ आया कि ये शॉर्ट टर्म गेम है, और तब मार्केटिंग का पेंडुलम पूरी तरह कस्टमर पर आ गया। सवाल बदल गया। अब सवाल था कस्टमर असल में चाहता क्या है। इससे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिर होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। होलिस्टिक मार्केटिंग। हाँ, जिसका मतलब है सिर्फ कस्टमर नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज, पार्टनर्स, सोसाइटी, सबको साथ लेकर चलो। तो इस पूरे पेंडुलम का सोशल मीडिया से क्या लेना देना है? सोशल मीडिया इस पेंडुलम का बेसिकली आखिरी स्टॉप है। ये डिजिटल मार्केटिंग एरा है। अच्छा। यहाँ कस्टमर सिर्फ चाहता नहीं, बल्कि बताता भी है, डिस्कस करता है, कंप्लेन करता है, सब पब्लिकली करता है। तो अगर मार्केटिंग के इस एवोल्यूशन को समझना है, तो उसके सबसे नए चैप्टर यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग को पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स द लेटेस्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन तीसरा पॉइंट था सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मार्केटिंग थ्योरी से निकलकर कल्चर में आ रही है। हाँ, और यही इस लेक्चर का सबसे पावरफुल हिस्सा था। प्रोफेसर ने सोशल मीडिया को इंडिया के वसुदेव कुटुंबकम के एंशिएंट कॉन्सेप्ट से जोड़ा। वसुदेव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली। बिल्कुल। अब सोचिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। हाँ, वो अमेरिका में बैठे इंसान से लेकर इंडिया के छोटे से गांव के इंसान तक सबको एक ही जगह पर कनेक्ट कर रहा है। ये वसुदेव कुटुंबकम का मॉडर्न डिजिटल मैनिफेस्टेशन है। एक ग्लोबल फैमिली बना रहा है। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि G20 का मोटो भी यही था। वाओ, ये कनेक्शन तो कमाल का है। मतलब फेसबुक के न्यूज फीड को सीधे G20 के मोटो और हमारे एंशिएंट कल्चर से जोड़ दिया। एग्जैक्टली। इससे पहले मार्केटिंग को इस कल्चरल एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। ये मार्केटिंग को सिर्फ एक बिजनेस टूल से ऊपर उठाकर एक सोशल फिनोमेना बना देता है। और इसी सोसाइटी में ब्रांड से कनेक्ट करने के 2 अलग तरीके हैं, जिस पे क्लास में बात हुई। एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए, राइट, और दूसरा है ब्रांड कैरेक्टर्स के जरिए। इन दोनों में क्या फंडामेंटल फर्क है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है रीच और इम्प्रेशंस के लिए। मतलब अगर आपको कम समय में बहुत शोर मचाना है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, जैसे एक नए फोन लॉन्च के टाइम, तो आप इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं शॉर्ट टर्म बज के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म बज के लिए। और ब्रांड कैरेक्टर्स? जैसे अमूल गर्ल। एग्जैक्टली। ब्रांड कैरेक्टर्स है मेमोरी और ब्रांड एक्विटी के लिए, वो लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए होते हैं। अमूल गर्ल सालों से हमारे साथ है, वो ब्रांड की पहचान बन गई है। वो इम्प्रेशंस नहीं, रिश्ता बिल्ड करती है। तो इन 2 लेक्चर्स का सार ये है कि मार्केटिंग अब एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। एक मार्केटर को अब सिर्फ 4Ps नहीं, बल्कि AIFX से लेके वसुदेव कुटुंबकम तक सोचना पड़ता है। सही कहा। चलिए इन दोनों लेक्चर्स के जरूरी टेक्निकल कीवर्ड्स को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जरूर। 14 फरवरी के लेक्चर से AI और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AI मैनिफेस्टो और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। 15 फरवरी के लेक्चर से मार्केटिंग एवोल्यूशन के कीवर्ड्स थे,
जिसे हमने पेंडुलम एनालॉजी से समझा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। जिसके 4 पिलर्स हैं: रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस, इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और ये सब अब डिजिटल मार्केटिंग एरा का हिस्सा है। मार्केटिंग मिक्स के टर्म्स भी डिस्कस हुए थे। हाँ, द क्लासिक 4 Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड द एक्सपैंडेड 7 Ps फॉर सर्विसेज, जिसमें पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस जुड़ जाते हैं। करेक्ट। और सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट्स में 2 बहुत पावरफुल आइडियाज थे: वसुदेव कुटुंबकम एज अ कल्चरल फ्रेमवर्क और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस ब्रांड कैरेक्टर्स। राइट, रीच वर्सेस एक्विटी। एग्जैक्टली। और इन लेक्चर्स के वीडियोस देखने के बारे में क्या सलाह है? देखिए, 14 फरवरी का लेक्चर तो जरूर देखना चाहिए। उसमें डार्कर साइड ऑफ एआई पर जो वीडियो दिखाया गया था वो काफी इम्पैक्टफुल है। अच्छा। टेस्ला फैक्ट्री के इंसिडेंट्स को देखकर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। 15 फरवरी वाला लेक्चर डिस्कशन हैवी था, लेकिन उसमें प्रोफेसर ने सोशल मीडिया मार्केटिंग का अपना बनाया हुआ एक पिरामिड डायग्राम शेयर किया था। अच्छा, वो ट्रायंगल वाला। हाँ, वो ट्रायंगल। वो एक बहुत अच्छा विजुअल एड है। उसको देखने से वो मार्केट, थ्योरी और सोसाइटी वाला फ्रेमवर्क बेहतर समझ आएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? टेक्नोलॉजी, थ्योरी और कल्चर, तीनों का संगम अब मार्केटिंग बन चुका है। बिल्कुल। और इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। बताइए। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को डिजिटल रूप दे रहे हैं, तो क्या वो इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं? वन फैमिली में तोड़े नहीं, जोड़े जाते हैं। पर क्या सोशल मीडिया आज हमेशा जोड़ने का ही काम कर रहा है? इस पर सोचना जरूरी है।